चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज था यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स का पेपर। तो यहाँ पर हम मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आंसर की नहीं है, जब भी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पेपर है जो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो जिन भी लोगों का पेपर हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि उन्हीं लोगों से मिले क्वेश्चन है, कुछ सोशल मीडिया से के थ्रू मिले हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोनों शिफ्ट के पेपर हैं जो क्वेश्चन है जो मिक्सड अप हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर मैंने पेपर को रेडी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी पेपर जिन लोगों ने पेपर दिया उनके थ्रू मिले हुए क्वेश्चन है। तो जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो वो सेकंड शिफ्ट की देख पाएंगे, तो आपको वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जब भी विदिन 1 वीक और 2 वीक में आपकी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। तो जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो पेपर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, यूपी एनएचएम का जो पेपर रहा है 8 क्वेश्चन जो नर्सिंग सब्जेक्ट थे, 8 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से लिए गए थे। तो सेम पैटर्न यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है। जिन भी लोगों ने वो पैटर्न वाइज क्वेश्चन पेपर देखा होगा उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि जिन भी लोगों के पास यदि क्वेश्चन हो सेकेंड शिफ्ट के या फर्स्ट शिफ्ट के, तो या तो आप उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो आप वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं एज यूज जहाँ आपको सुटेबल फील हो। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में मोस्टली 50+ क्वेश्चन है जो लाए गए हैं। पर क्वेश्चन पेपर 100 MCQs आए थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 122-year-old female come on hospital with complaint last 3 months menstrual cycle is stopped. This condition is known as। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपका टाइम नहीं खींचूंगी, फटाफट एंड फास्ट आपको पूरे आंसर और एक्सप्लेनेशन जो देती जाऊंगी जिससे आपका टाइम भी कम टाइम में आप पूरी आंसर की है जो अपनी चेकआउट कर सकें। फीमेल है जो कि 22 साल की हॉस्पिटल आई है और उसकी कंप्लेन है कि 3 मंथ से लास्ट पिछले 3 महीनों से उसके पीरियड्स हैं जो स्टॉप है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो स्टॉप है। तो वो क्या करें, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन में इनफर्टिलिटी, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया या फिर एमनोरिया। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कंसीव ना कर पाना। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मोनोरेजिया का मतलब होगा हैवी मेंस्ट्रुएशन और एमनोरिया का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर उसकी कंप्लेन क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 मंथ से स्टॉप है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एमनोरिया। मेनोरेजिया का मतलब होगा हैवी ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स हैं पेनफुल रहेंगे, क्रैम्प होंगे। इनफर्टिलिटी का मतलब होगा इनएबिलिटी टू कंसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन फॉलोइंग ऑल आर द सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सेप्ट। यहाँ पर सर्जिकल मेथड सभी हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबल लिगेशन या फिर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और IUCD। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनकेस आपको हो सकता है ऑप्शन भी मैच ना करें बट क्वेश्चन आपके सेम थे। किसी ने ऑप्शन बस बता दिए, किसी ने क्वेश्चन बस बता दिए। तो यहाँ पर उन्हीं को मैच करके क्वेश्चन है जो लाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने से कुछ भी क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, सभी यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने पेपर दिया उनसे मिले क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सभी जो मेथड है सर्जिकल मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए किसी एक को छोड़कर। तो वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड ट्यूबल लिगेशन। जो ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबल लिगेशन फीमेल्स में की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है सर्जिकल मेथड। और वेसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है तो मेल्स में की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? IUCD। IUCD क्या है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेबल मेथड है, ना कि सर्जिकल मेथड है। नेक्स्ट इज पेन इन रीनल स्टोन साइड इज कॉल्ड। तो पेन होगा रीनल स्टोन के कारण। तो रीनल स्टोन के लिए क्या कहा जाता है? नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। तो लिथियासिस का मतलब होता है कि क्या? स्टोन फॉर्मेशन। जब बात रीनल और किडनी की जाती है तो नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस टर्म यूज किए जा सकते हैं। तो रीनल स्टोन के लिए, किडनी के लिए बात की जा रही है तो आंसर क्या होगा? नेफ्रोलिथियासिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नेफ्रोलिथियासिस। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन।
तो कॉप्लिक स्पॉट्स हैं जो किसमें देखने को मिलेंगे, रूबेला, रूबियोला, चिकन पॉक्स या फिर टाइफॉइड। तो कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं, मीजल्स, और यहाँ पर मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबियोला। क्या है, रूबियोला। आंसर क्या होगा आपका, रूबियोला और मीजल्स, जिसमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। जितने भी CHO के एग्ज़ाम हो रहे हैं रिसेंट में या फिर स्टेट लेवल स्टाफ नर्स एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत ही इजी पेपर आ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप यदि यूपी का पेपर देने वाले हैं तो यूपी के पेपर ही प्रेफर करें। आप कोशिश कीजिए कि ऑल ओवर स्टेट के जहाँ पर भी NHM जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो पेपर आप एक बार ज़रूर चेक करें, चाहे वो किसी भी स्टेट के पेपर हो। क्वेश्चन आपके सेम हो सकते हैं, भले ही पैटर्न चेंज हो जाए, बट सेम क्वेश्चन आपको इवन एग्ज़ाम में रखे हुए मिलते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग यदि MP का पेपर देते हैं, यूपी का पेपर देते हैं, तो वो ये ना सोचें कि उनको राजस्थान का पेपर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया में नर्सिंग का सिलेबस सेम ही है, तो क्वेश्चन भी आपके सेम बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कॉप्लिक स्पॉट्स किसमें देखने को मिलते हैं, तो मीजल्स और रूबियोला में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है PNDT एक्ट। तो PNDT एक्ट है जो किसके लिए लाया गया था, फीटोसाइड, अबॉर्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो PNDT एक्ट है जो किसके लिए लाया गया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, जो कि 1994 में आया था। तो इसमें क्या किया जाता है कि फीटल डिटर्मिनेशन करके क्या कर दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। गर्ल्स की जो भ्रूण हत्या आपने अलग अलग न्यूज़पेपर में पहले बहुत ज़्यादा था, बट अभी कुछ टाइम से लास्ट 2-3 ईयर्स थोड़ा सा कम है। तो PNDT एक्ट किसके लिए है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए, गर्ल्स फीटोसाइड के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका A। नेक्स्ट, लाइफ स्पेन ऑफ RBC। तो RBC का जीवन काल कितना होता है, तो ऑप्शन में था 4 to 6 मंथ, 12 मंथ, 5 to 6 मंथ या फिर 4 to 5 मंथ। तो लाइफ स्पेन जो टाइम होता है, जीवन काल होता है RBC का, जनरली 120 डेज होगा, 120 दिन। जब आप 120 दिन को कन्वर्ट करते हैं तो कितने में आ जाएगा, 4 मंथ में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 4 to 5 मंथ। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड यू डन फॉर ईच साइकिल CPR। हर एक साइकिल CPR के लिए कितना कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में 13/15, 15/2, 15/4 या फिर 13/2। जो कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग का रेशियो होगा CPR की पर साइकिल में, तो कितना होगा, 30/2। नेक्स्ट इज, विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीथ एंड बोन्स। तो कौन सा विटामिन है जो हड्डियों के लिए और दांतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन में है विटामिन B, विटामिन A, विटामिन D या फिर विटामिन K। तो जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है टीथ एंड बोन्स के लिए वो क्या है, विटामिन D। विटामिन D क्यों, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा, विटामिन D। यदि आप मिल्क बस पीते हैं या फिर कैल्शियम बस लेते हैं, बट आपकी बोन्स जो आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी है, तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जो दोनों है, जो विटामिन D और कैल्शियम दोनों एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर टीथ और बोन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन, तो वह विटामिन D। मिनरल्स पूछते जब तो क्या होता है, कैल्शियम। नेक्स्ट आया था बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताया हुआ है कि वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। या तो आपको फॉर्मूला आया होगा कि किसका है, या फिर डायरेक्ट पूछा होगा। तो BMI का यहाँ पर मतलब क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, फॉर्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज, if person have MgSO4 toxicity or overdose, which antidote is used। दैट मीन्स कि यदि किसी पर्सन को मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज हो गया है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिटी हो गई है, तो कौन सा जो एंटीडोट है यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आया था आपको प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, एसिटामिनोफेन या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, तो वो कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकानेट। यदि इनकेस बॉडी में MgSO4 का डोज है जो ज़्यादा हो गया है, तब हम कौन सी मेडिसिन देंगे। तो MgSO4 हम कब देते हैं, जनरली जब पर्सन में प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया की कंडीशन, वुमेन में प्रेगनेंसी में जब BP हाई होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए। इनकेस ओवरडोज हो जाता है तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे हम,
तो वो होगा कैल्शियम ग्लूकानेट जो एज एन एंटीडोट का काम करेगा। प्रोटामिन सल्फेट है जो हेपेरिन के इफेक्ट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट इज हेमरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो न्यूबॉर्न बेबी में यदि किस विटामिन की कमी के कारण हेमरेजिक और ब्लीडिंग डिसीज है जो हो सकती हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। सबको पता है कि एट द बर्थ कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो वो दिया जाता है विटामिन के। क्यों दिया जाता है? ताकि बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विटामिन के। नेक्स्ट इज विच क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। सूंघने के लिए आपको कुछ स्मेल आ रही हो, अच्छी स्मेल हो सकती है, बुरी स्मेल हो सकती है, कौन सी क्रैनियल नर्व है जो रिस्पॉन्सिबल होगी? ऑप्शन में वैगस, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ओक्यूलोमोटर या फिर ऑल्फैक्टरी। जो नर्व सूंघने की क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या, ऑल्फैक्टरी नर्व। सॉरी, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया है। तो स्मेल के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? और ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंत के सभी पार्ट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम या फिर सीकम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर ऑप्शन में सीकम, ये किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, सीकम। नेक्स्ट इज इन स्ट्रोक विच ऑर्गन शुड बी अफेक्टेड। स्ट्रोक में कौन सा पार्ट है, जो ऑर्गन है जो अफेक्ट होगा? ऑप्शन में लिवर, ब्रेन, लंग्स या फिर बोन्स। तो स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो सडनली स्टॉप हो जाती है। तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा स्ट्रोक में? तो स्ट्रोक में अफेक्ट होने वाला ऑर्गन क्या है, ब्रेन। नेक्स्ट इज मैकबर्नी पॉइंट आर सीन इन विच डिसीज। तो मैकबर्नी पॉइंट किस डिसीज में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन में है पैंक्रेटाइटिस, पाइल्स, लिवर कैंसर या फिर अपेंडिसाइटिस। मैकबर्नी पॉइंट है जो किस डिसीज में देखने को मिलता है? देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन द अपेंडिक्स, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होगा जहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण सिचुएशन होती है। तो जो पॉइंट है मैकबर्नी पॉइंट कब देखने को मिल, किस डिसीज में? अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट इज अ फीमेल इन नेफ्रोलिथियासिस कंडीशन। नेफ्रोलिथियासिस का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि रीनल स्टोन और रीनल कैल्कुलाई एडमिटेड इन इमरजेंसी हु कंप्लेंट दैट सी हैव अ मॉडरेट टू सीवियर nausea and vomiting and flank pain. What is the first priority as a nurse? तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी यदि कोई फीमेल नेफ्रोलिथियासिस की सिचुएशन है, दैट मीन्स उसको क्या है, रीनल कैल्कुलाई, रीनल स्टोन है, तो कंप्लेन कर रही है कि उसको मॉडरेट से सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग हो रहा है, फ्लैंक पेन हो रहा है। ऑप्शन में ट्रीट द नोजिया, ट्रीट फॉर पेन, ट्रीट द रीनल कैल्कुलाई या फिर नन ऑफ द अबव। जब इस टाइप के पेशेंट आते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि पेन को ट्रीट करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ट्रीट फॉर द पेन। नेक्स्ट CTRL प्लस W यूज इन कीबोर्ड फॉर। तो जब आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो CTRL प्लस W एक साथ प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर। तो ये किसके लिए है? तो है एग्जिट द डॉक्यूमेंट, या फिर आप कोई PDF ओपन किए हैं या कोई टैब ओपन किए हैं तो उसको एग्जिट करने के लिए क्या है, CTRL प्लस W। नेक्स्ट इज राइस वाटर स्टूल इज सीन इन। तो 2 टाइप के स्टूल हमने पढ़े, राइस वाटर स्टूल और पी सूप स्टूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आया था कि राइस वाटर स्टूल कब देखने को मिलता है। ऑप्शन में डिप्थीरिया, टाइफॉइड, कोलेरा या फिर नन ऑफ द अबव। राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है जनरली कोलेरा की कंडीशन में। पी सूप स्टूल पूछते तब हम कहते टाइफॉइड, बट राइस वाटर स्टूल पूछा है तो कोलेरा। नेक्स्ट इज नॉर्मल pH ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल pH कितना होता है ब्लड का? ऑप्शन में 7.35 to 7.45, 7.45 to 7.55, 6 to 7। तो सबको पता है कि ब्लड का pH कितना होता है, 7.35 to 7.45। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इज अफेक्टिंग विच पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑर्गन। तो जॉइंटिस में
बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है? ऑप्शन में स्टमक, लिवर, लंग्स या फिर हार्ट। तो जॉइंडिस में क्या होगा कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्शन होकर ब्लूरोबिन हो, ब्लूरोबिन बॉडी से एक्सक्रीट ना होकर वहीं पर इकट्ठा होते जा रहा है, ब्लूरोबिन का लेवल हाई हो रहा है, तो सिचुएशन क्या कहलाती है, जॉइंडिस और पीलिया। तो इसमें कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है, तो वो है लिवर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, लिवर। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो अर्ली डायग्नोसिस है वो क्या है, पैप स्मीयर, और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पैप स्मीयर। नेक्स्ट इज विच विटामिन आर यूज्ड टू ट्रीट नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? जिसकी कमी हुई है उसी को पूरा कर देंगे हम, तो वो डिसीज अपने आप ठीक हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होगा, विटामिन ए की कमी के कारण। तो यहाँ पर आप यदि नाइट ब्लाइंडनेस है तो उस पर्सन को विटामिन ए देंगे तो क्या होगा, उसकी वो प्रॉब्लम ठीक होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में था विटामिन डी, ई, के या फिर ए। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट इज अ पीरियड इन विच आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा इन प्रेग्नेंट टू नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा घुमा के दिया है कि प्रेगनेंसी के जो डिलीवरी के बाद फीटस प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हो गया है, प्रेगनेंसी से नॉन प्रेग्नेंट होने की जो स्टेज है, तो वो जो बॉडी है प्रेगनेंसी के बाद की डिलीवरी के बाद की स्टेज से नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में कन्वर्ट होती है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर सेल्फ इन्वोल्यूशन की प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर या फिर हमें कह सकते हैं परपीरियम पीरियड भी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन में 3 to 4 वीक्स, 4 to 6 डेज, 4 to 6 वीक या फिर 3 to 4 मंथ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 4 to 6 वीक। यदि डेज में पूछते तो 42 डेज, वीक में पूछा है तो 6 वीक होता है जनरली, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो आंसर क्या होगा, 4 to 6 वीक। नेक्स्ट इज विच बॉडी ऑर्गन सीक्रेट द इंसुलिन हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करता है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंसुलिन का सीक्रेशन पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो करती हैं, याद रखना है, बीटा सेल्स इसका सीक्रेशन करती हैं इंसुलिन का। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में बीपी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ऑप्शन में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। आंसर होगा आपका यहाँ पर पोटेशियम। यदि आप कम पोटेशियम हाई सोडियम डाइट लेते हैं तो आपका बीपी बढ़ेगा। इनकेस आप कम सोडियम हाई पोटेशियम डाइट लेते हैं, सॉरी, तब भी आपके बीपी को फ्लक्चुएशन होगा। बट यदि आप नॉर्मल वे में पोटेशियम और सोडियम लेते हैं तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा। बट बीपी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? पोटेशियम। यदि सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा, बीपी हाई होने लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट है यहाँ पर इन आयुष्मान भारत योजना विच वन फैमिली प्रोवाइड्स मेडिकल लोन और कवर्ड द इंश्योरेंस। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है, PMJAY स्कीम है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत और आयुष्मान भारत योजना के तहत है, जो कितना कवर अप होता है, तो इसमें वन फैमिली के लिए 5 लाख रुपए। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया एंड 0 माइल मार्कर इज लोकेटेड। तो ये एक जो जगह पूछी है कहाँ पर है, जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया एंड 0 माइल मार्कर। ऑप्शन है नागपुर, कोटा, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो ये कहाँ पर है, ये नागपुर में। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग बर्थडे स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प एंड रिजॉल्व इट ऑटोमेटिकली। तो आपने आफ्टर बर्थ बेबीज के स्कैल्प कुछ स्वेलिंग देखी होगी जिसको हम कैपेट सक्सीडेनम कहते हैं। कैपेट सक्सीडेनम की सिचुएशन जनरली कब अपने आप से ठीक हो जाती है बिना किसी मेडिसिन के? ऑप्शन में विद इन 1 वीक, 2 वीक, 16 वीक या फिर 4 वीक। तो स्वेलिंग आती है कि जिसको हम कैपेट सक्सीडेनम कहते हैं, तो ये अपने आप से ही कब ठीक हो जाती है? विद इन 1 वीक में। नेक्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो फर्स्ट और बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है अमीनो एसिड। तो आंसर क्या होगा आपका, अमीनो एसिड। नेक्स्ट, किसने 3 तलाक कानून को हटवाने के लिए पिटीशन दायर की थी? 3 तलाक कानून लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, तलाक तलाक तलाक।
तीन तलाक कानून को हटवाने के लिए पिटीशन किसने दायर की थी? सायरा बानो ने। और कहाँ की रहने वाली है? उत्तराखंड की। नेक्स्ट, विच पोजीशन शुड बी गिवन इन एपिस्टैक्सिस? एपिस्टैक्सिस और नोज ब्लीडिंग हो रही है यदि किसी को, तो आप कौन सी पोजीशन देंगे? तो आप उसको पोजीशन देंगे सिटिंग विथ हेड फॉरवर्ड। कैसी? सिटिंग विथ हेड फॉरवर्ड पोजीशन है, आप उस पर्सन को देंगे। एपिस्टैक्सिस का मतलब है नोज ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट कैन कॉज। तो यदि एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी होती है तो क्या सिचुएशन होगी? ऑप्शन है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, बोन फ्रैक्चर या फिर नन ऑफ द अबव। एडल्ट में विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया होगा, बच्चों में पूछते तो रिकेट्स। नेक्स्ट इज when the female admitted to surgical emergency for liver biopsy, what is the assessment for coagulation? यदि किसी फीमेल की लिवर बायोप्सी होनी है तो वो सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हुई है, तो एज अ नर्स सबसे पहले आप कोआगुलेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या चेक करेंगे? पीटी का मतलब प्रोथ्रोम्बेटाइन, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या फिर सीरम कैल्शियम। लिवर बायोप्सी होनी है और कोआगुलेशन असेसमेंट के लिए आप क्या चेक करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटी टाइम। नेक्स्ट इज इन हार्ट अटैक पेशेंट गिवन टू फ्रूसेमाइड, सो द नर्स असिस्ट फॉर। यदि लेजिक्स और फ्रूसेमाइड दिए जाते हैं, डायरेटिक्स दिए जाते हैं किसी पर्सन को हार्ट अटैक के, तो नर्स आप किस चीज़ के लिए असिस्ट करेंगे? तो ऑप्शन में हार्ट रेट, बीपी, यूरिन आउटपुट या फिर नन ऑफ द अबव। हार्ट अटैक के पर्सन में लेजिक्स और फ्रूसेमाइड दिए जाते हैं, डायरेटिक्स मेडिसिन दी जाती है, तो वो यूरिन आउटपुट को क्या कर देते हैं? जो डायरेटिक्स होते हैं डबल कर देते हैं, तो आप क्या असेस करेंगे? यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द लंग्स वर्क एज अ गैस एक्सचेंजर? तो कौन सा पार्ट है लंग्स का जो गैस एक्सचेंजर का काम करता है? तो वो है एल्व्यूलाई। क्या है? एल्व्यूलाई। नेक्स्ट इज लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर प्रॉपर पता नहीं थे ऑप्शन, इसलिए मैंने तीनों बता दिए हैं। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या कहलाएगा? स्कॉलियोसिस। क्या होगा? स्कॉलियोसिस। काइफोसिस का मतलब है एबनॉर्मल इंक्रीज इन थोरेसिक कर्व। थोरेसिक कर्व का बढ़ना क्या है? काइफोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन लंबर कर्वेचर। और फिर आता है क्रॉक्ड और कर्व्ड बैक, या फिर हम इसको हमने क्या कहा है? लेटरल कर्वेचर। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या है? स्कॉलियोसिस। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर विद डिजिटालिस और डिगॉक्सिन थेरेपी नर्स असिस्ट फॉर। तो जिसको डिजिटालिस थेरेपी दी जा रही है तो एज ए नर्स आप क्या असिस्ट करेंगे? ऑप्शन यहाँ पर पता नहीं थे प्रॉपरली। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द वेट ऑफ अ नॉर्मल टर्म प्लेसेंटा? तो नॉर्मल टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? तो 1/6 ऑफ द बेबी के वेट होगा, बट यहाँ पर कहा है कि नॉर्मल कितना होगा? तो ऑप्शन है 900 ग्राम, 1000 ग्राम, 700 ग्राम या फिर 500 ग्राम। नॉर्मली टर्म प्लेसेंटा का वजन होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम। नेक्स्ट इज एसिड रेन कंटेंट्स। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें दो गैसें मेनली होती है, एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इनकेस आपको दोनों ऑप्शन में, तो आप बोथ को मार्क कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक है तो आपको उसको मार्क करना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम इज नोन एज। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? सिंड्रोम। नेक्स्ट विच गैस इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन एनवायरनमेंट। तो वातावरण में, एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह नाइट्रोजन, जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21%, देन फिर अदर गैसेस आ जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल हाइट ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी बर्थ के टाइम उसकी हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। एक एवरेज कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे, और जिन भी लोगों ने पेपर दिया हो वो लोग कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। जो भी लोग अपकमिंग जीएमसी, एमपी व्यापम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।